नमस्कार मित्र, कैसे हैं आप सब? आनंद में, मजे में। चलो, सबको बहुत बहुत राम राम भाई। आशा करता हूँ कि आपका जो रिवीजन है बहुत अच्छे से चल रहा होगा। अब आज की लास्ट क्लास है। इस लास्ट क्लास में जो अध्याय 12 है और इसके बाद 13 है, इसको हम कंप्लीट कर देंगे। साथ ही साथ जो 14वां नियंत्रण है उसको भी अपन आज खत्म कर देंगे। क्लियर है? देखो, ये एक छोटा सा पार्ट है। इसमें समझाने से ज़्यादा आपको बस एक बार सरसरी निगाह डालनी पड़ेगी कि ये जो सब सेक्शन है क्या क्या कहते हैं। जैसे ये 12A है, ये संपत्ति के विरूपण से संबंधित है। शहर को जो गंदा कर देते हैं अपन, पोस्टर लगा देते हैं, कहीं कुछ लिख देते हैं, उससे संबंधित है। क्या शास्ति हैं उसके बारे में कुछ छोटी सी मूल बातें हैं जो सामान्यतः सेक्शन की लैंग्वेज है, उसी से आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए ये देख लेते हैं। 12A, इसमें ए से लेके एच तक 297 ए टू 297 एच, कुल मिला के 8 सेक्शन है इसमें। और हिंदी में बात करेंगे तो क से लेके अपना हो जाएगा ज तक। ठीक है मेरे मित्र, क से लेके ज तक हो जाएगा। क से लेके ज तक हो जाएगा। इसमें पहला क क्या कहता है? संपत्ति के विरूपण के लिए शास्ति। सिंपल है। विरूपण से तात्पर्य क्या होगा कि थूकते हैं, पेशाब कर देता है, पैम्पलेट चिपका देता है, पोस्टर इत्यादि चिपका देता है, तो ये विरूपण से संबंधित है। इसमें क्या है, पेनल्टी बता रखी है, वो ध्यान कर लेना। पेनल्टी कितनी है? पहली बार यदि आप ऐसा ऑफेंस करते पाए जाते हैं तो 5,000 से 10,000 रुपये का आपको जुर्माना लगेगा। इसमें सामान्य कारावास का भी प्रावधान है। सामान्य कारावास 1 वर्ष तक। उसके पश्चात सेकंड में आपको ध्यान में हो गई, बिल्कुल यहीं से चालू कर देना। 10,000 से 10,000 से 20,000, और इसमें 1 वर्ष से बढ़ के एक और जुड़ जाएगा, 2 वर्ष का कारावास हो जाएगा। ख, अपराध करने के लिए, प्रयत्न के लिए दंड। सिंपल है, इसमें कुछ नहीं भैया, अगर आप इस प्रकार का प्रयत्न करते हुए भी पाए गए तो भी आपको दंड मिल जाएगा। क्लियर है? और इससे पहले जो उपधारा में दंडित किया गया है उसी के अनुसार आपको फिर दंड भी मिल जाएगा। कहीं चिपकाते हुए पाए गए, कहीं लिखते हुए पाए गए तो भी आपको दंड मिल जाएगा। दुष्प्रेरक के लिए दंड, भूमि धन यातना परामर्श। दुष्प्रेरक मतलब कि किसी को आप मिस इन्फॉर्म करते हो, बहकाते हो, उससे संबंधित है। क्लियर? ग, दुष्प्रेरक के लिए मतलब आपने किसी को भूमि उपलब्ध कराई इस काम के लिए, या धन की पूर्ति करी कि जाओ मेरे पोस्टर चिपका के आओ, ये ऐसा करने के लिए आपने यातना करी, तो ये भी इसके अंतर्गत दंड और दंडित आपको किया जा सकता है। इतनी सी बात है। घ, लेखन आदि को मिटाने की शक्ति। इसमें आपको नगर पालिका को भी बता रखी है कि जो भी नगर पालिका का प्राधिकृत अधिकारी है उसको लगता है कि आपने दीवारें गंदी कर दी, पोस्टर लगा दिए, गंदा कर दिया, जो भी कर दिया, उसका लेखन जो आपने किया उसको मिटा सकते हैं, क्योंकि आपने वो विरूपण किया है, उसकी शोभा बिगाड़ी है हमारे शहर की। अगला है 297। ये क्या कहता है? ऐसा अपराध का शमन करने की शक्ति। शमन मतलब उसको कम करने की सब शक्ति। क्लियर है? अब देखो क्या होता है, कई बार पकड़ लेते हैं, जैसे बच्चों को पकड़ लिया पोस्टर लगाते हो कॉलेज के, क्या करें, जेल कर दें क्या? नहीं। ऐसे टाइम में आपको मालूम है, बोल देते हैं कि ठीक है, हम उसकी सजा को क्या कर सकते हैं, जो उसके निर्बंधन की शर्तें हैं उसको कम कर सकते हैं। समझ गए? ये ध्यान रखना, अपराध को शमन करने की शक्ति। अब देखो उसमें दोनों बातें हैं। क्या वापस भी ले सकते हैं क्या? बिल्कुल हम वापस भी ले सकते हैं। क्या आप दंड को कम कर सकते हो? क्या कम कर सकते हो? तो एग्जामिनर दोनों पॉइंट देगा, तो ध्यान रखना, यदि वापस लेने, प्रत्याहत की बात की जाती है, ठीक है ना, तो उसको गलत मत कराना। बिल्कुल इसमें प्रत्याहत भी कर सकते हैं और अपराध का क्षमण या कम भी कर सकते हैं। च से संरक्षण। संरक्षण में क्या है कि सद्भावना या लोकहित में किए गए कार्य। कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी कोई स्थानीय प्राधिकारी है या किसी व्यक्ति के द्वारा सद्भावना लोकहित से इस प्रकार का कार्य किया गया है तो विरूपण श्रेणी में नहीं आएगा। जैसे कि वहाँ पर प्राधिकारियों ने लिखाया कि 2 ही बच्चे अच्छे, या गंदगी डालना मना है, या किसी भी इस प्रकार का उन्होंने लेखन या लेखन करवाया तो विरूपण श्रेणी में नहीं आएगा। उस पर कोई वाद और अभियोजन की कार्रवाई नहीं की जाएगी। छ से छाता, अध्याय का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना, मतलब कि उसके ऊपर रिसाइड करना। इसमें जो अन्य विधियां हैं उन पर ये क्या करेगा, रिसाइड करेगा। इतनी सी बात है। मतलब कहने की बात ये है कि इसके जो जो विधि में प्रोविजंस हैं, किसी प्रतिकूल बात होते हुए भी अन्य विधियों से भी, लेकिन ये वाली जो विधि है विरूपण वाली, ये ही प्रभावी मानी जाएगी।
अब देखो कुछ परिभाषाएं हैं, इन पर थोड़ा सा आप ध्यान दे लो। इसमें विरूपण की परिभाषा दे रखी है, संपत्ति, लोक स्थान, लोक दृश्य और लेखन, ऐसे करके आपको 5 मोटी मोटी परिभाषाएं दे रखी हैं। विरूपण तो आपको पता ही है कि कोई भी स्थिति है उसमें आपने क्या कर दिया, क्षति पहुंचा दी, या उसके सौंदर्य को कम कर दिया, उसका स्वरूप को बिगाड़ दिया, कम कर दिया, या नुकसान पहुंचा दिया, तो ये विरूपण की श्रेणी में आता है। सिंपल सी बात है। संपत्ति, देखो संपत्ति में ध्यान रखना, संपत्ति में झोंपड़ी, स्मारक, मूर्ति, पाइप की कोई लाइन जारी है, कोई सड़क की संरचना है, दीवार है, इवन पेड़ भी इसमें आते हैं, पेड़ भी इसमें आते हैं, कोई खंबे हैं, कहीं पर आपने बाड़बंदी कर रखी है, कहीं बल्ली लगा रखी है, उन पर भी तो होर्डिंग टिका देते हैं ना, तो ये सब इसके अंतर्गत आएंगे, ये ध्यान रखना। संपत्ति में एक तो झोंपड़ी, जल और इसकी पाइपलाइन, ये दो कीवर्ड है, अच्छे हैं, बाकी तो आप पकड़ लोगे। खंबे, सड़क की संरचना, स्मारक, मूर्ति, झोंपड़ी, भवन, ये आप ध्यान रखना। झोंपड़ी, जल और पाइपलाइन पे भी यदि आप इस प्रकार का विरूपण करते हैं तो इस श्रेणी में यह माना जाएगा। ये क्या कहलाएगी आपकी मेरी मित्र, संपत्ति। लोक स्थान, लोक स्थान मतलब जहाँ पर लोगों को गुजरने की, आवाजाही करने की अनुमति रहती है, कहने का मतलब हो गया सार्वजनिक स्थान, ठीक है, जहाँ पर जनता की पहुंच होती है, आश्रय लेने का अधिकार होता है। जैसे गार्डन है, वहाँ पर आश्रय लेने का अधिकार है, वहाँ पर ऐसी कोई सड़क है जहाँ पर हर किसी को गुजरने का अधिकार है, गली सड़क मतलब कि आम रास्ता हो, है ना, आम रास्ता होना चाहिए, ध्यान रखो, ठीक है। लोक दृश्य, लोक दृश्य मतलब आप किसी भी ऐसे रोड स्थान से गुजरते हैं जहाँ से आपको गुजरते समय वह क्षेत्र दृश्यमान होता है, और लेकिन वो एरिया किसके लिए होता है, जनता के लिए गुजरने वाला स्थान होता है। लेखन, लेखन में उन्होंने स्टेंसिल बता रखा है कि स्टेंसिल से आपने कोई अलंकरण किया है, कोई अक्षर का अंकन किया है, या आपने कोई सजावट करी है उससे, तो वो लेखन की श्रेणी में आता है। ये हमारा मित्र कौन सा था, 12 था, 12 ए जो हमने देखा है। नेक्स्ट अध्याय 13, इसमें अभियोजनवाद आदि से रिलेशन है, ये बता रखा है इसमें 298 से लेके 308 तक, 298 से लेके 308 सेक्शन तक इसमें बता रखा है। अभियोजनवाद आदि, अभियोजनवाद तो आप समझ ही गए होंगे, केसेस वगैरह से रिलेशन है, मतलब प्रोसिक्यूशन, स्वीट्स एटसेट्रा। सारे में जो कीवर्ड है वो आपके साथ डिस्कस कर लूंगा इसमें भी। प्रोसिक्यूशन, स्वीट और एटसेट्रा नगर पालिका अभियोजित कर सकती है। क्या कहता है नगर पालिका अभियोजित कर सकती है, आपको ध्यान ही है, मतलब किसी भी प्रकार का लोक न्यूसेंस हुआ तो इस अधिनियम के अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं, उल्लंघन करने पर अभियोजन का निर्देश दे सकते हैं कि साहब इस पर हम क्या चलाएंगे, केस चलाएंगे। देखो इसमें अभियोजन के साथ साथ पेनल्टी के बारे में भी बता रखा है, तो एक कीवर्ड आप पकड़ के चलना, अभियोजन भी चला सकते हैं, पेनल्टी भी लगा सकते हैं, क्लियर है। अच्छा, ये जो केस वगैरह करेंगे खर्चा पानी कौन लगाएगा, ये आपको बिल्कुल सही समझ रहे होंगे, ये सारा जो भी व्यय होगा अभियोजन या जितनी भी कार्रवाई का नगर पालिका निधि से ही इसका भुगतान किया जाएगा। अब इसमें देखो एक इंपॉर्टेंट बात है, वो ध्यान रखना, ये जो भी आप अभियोजन लगा रहे हैं, प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें भैया 6 माह का समय है, 6 माह का समय है, मतलब किसी भी अपराध के लिए यदि 6 माह गुजर जाएंगे तो आप फिर ये अभियोजन नहीं लगा पाओगे, अभियोजन चालू नहीं कर पाओगे, स्पष्ट है। और ये जो अभियोजन चलेगा किसके किसके पास जाके आप चालू करोगे, मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट साहब के पास जाओगे और ये अभियोजन आपका चालू हो जाएगा। तो 6 माह वाला पॉइंट एक तो आपको ध्यान होगा ही होगा, ये मजिस्ट्रेट वाला भी पॉइंट आपको ध्यान होगा। देखो मैंने डिस्ट्रिक्ट जज नहीं लिखा है, मैंने इसमें मित्र मजिस्ट्रेट लिखा है, इसका ध्यान रखना। अब इसमें एक बात का और ध्यान रखना, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे जो अपना ये पूरी विधि है, ठीक है ना, इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया है, मतलब या इस अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया है जिसमें आपको किसी को पेनल्टी, जुर्माना या वसूली कर सके। तो इस अधिनियम में 298 ये कहता है कि आप मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करके आप इस प्रकार के पेनल्टी को, इस प्रकार की विक्रय या वसूली को अपनी अधिकारिता क्षेत्र में ला सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। उसके बाद आप उस संपत्ति जो भी जंगम है या स्थावर संपत्ति है उसका विक्रय और वसूल किया जा सकता है। ऐसे ही भैया बड़ा अजीब सा बनाया रैंडमली, जिसके जैसे जैसे फिर बनाते चले गए, बहुत अच्छे से कॉन्क्रीट से मुझे नहीं लगता यार, कई बार है ना कि बहुत सारी चीज़ रिपीटेशन लगती है इन सेक्शंस में। चलिए
अब हमें पीएचडी तो करनी नहीं है। 299 अपराधों के अभियोजन के संबंध में शक्तियां। ये जो प्रोसिक्यूशन आप कर रहे हैं इसके लिए क्या आपकी शक्तियां हैं। कुल मिला के बाद इसमें एक गली और छोड़ दी कि इस प्रकार का यदि किसी ने अपराध किया है तो आप उसके साथ समझौता कर सकते हैं, और कोई अभियोजन आपने चलाया है तो उसके पश्चात उसको क्या कर लेंगे, वापस कर लेंगे। इतनी सी बात है। 300 नगर पालिका की संपत्ति के नुकसान की पूर्ति कैसे की जाएगी। आपको मालूम है जो भी व्यक्ति कर्मी या दोषी है उसके खिलाफ आप पेनल्टी लगा सकते हो, और आपने पता ही है विक्रय करके भैया निकाल लोगे, दोष सिद्ध हो जाती है। और विवाद की स्थिति में जो भी नुकसान की रकम है मजिस्ट्रेट साहब जो निर्धारित कर देते हैं तो उस उक्त व्यक्ति को देना पड़ेगा। कुल मिला के बात यह है। अच्छा, भुगतान ना होने की स्थिति में एक वर्ड बोला जाता है डिस्ट्रेस, या जिसको बोलते हैं कर स्थनम, उसकी वसूली जाएगी। ये सब कौन करेगा, मजिस्ट्रेट के माध्यम से होगा। कुल मिला के बात है भैया, वसूली की जा सकती है मजिस्ट्रेट के माध्यम से होगी, इतना ध्यान रखना। 301 कतिपय अपराधों का संज्ञेय और जमानती होना। कहते हैं ना कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कुल मिला के बात ये है कि इसमें कुछ सेक्शन बता रखी है कि 167, 236 और अपना हो गया 245, 297 के 297 का बोलेंगे इसको ना, और एक और था का और खा 297 का। ठीक है, इन सेक्शन के अंतर्गत आपका जो भी अपराध है वो कैसा होगा, संज्ञेय और जमानती होगा, इतना ध्यान रखना। यार ये 6 थे, क ख ग और है मेरे मित्र इसमें ना, 397 क ख ग, एक वंश तो ये है क ख ग। क्लियर है। इनके अंतर्गत कोई भी आप अपराध करते हैं तो आपको संज्ञेय और जमानती, वही जमानत हो जाएगी आपकी, जेल नहीं होगी। 302 प्रक्रिया त्रुटि युक्त होते हुए भी कर स्तंभ विधिपूर्ण होगा। अब देखो लास्ट में कर स्तंभ यूज में लेने लग गए जब भी अभियोजनवाद की बात है। ये आपने पढ़ी रखा है कि कोई जैसे अपन ने पढ़ा था ना मानवीय त्रुटि हो जाती है तो भी आपने जो भी प्रक्रिया अपनाई है तो उसको आप कैंसिल नहीं कर सकते उस प्रोसेस को, ये अपन ने ऑलरेडी पहले देख रखा है। बस की लैंग्वेज आप ध्यान कर लो, है ना मित्र। कोई भी अनियमितता आपने लिखने में कर दी तो उसमें कर्मचारी जो है नगर पालिका का उसको अतिचारी नहीं माना जाएगा। 303 वाद द्वारा अनुकल्पी प्रक्रिया, अल्टरनेट प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है। कुल मिला के बात ये, जिससे आपको पैसा लेना है तो पैसा लेना है, नहीं मिला, हर प्रकार का जोड़ी एड़ी चोटी का जोड़ लगा लिया, तो आप कहाँ जा सकते हो, न्यायालय में जा सकते हो, न्यायालय में जा सकते हो फिर। ठीक है, ये की वर्ड है इसमें, न्यायालय में जा सकते हो। अल्टरनेटिव प्रोसेस में यही है, लास्ट में क्या अल्टरनेट निकालोगे, कोर्ट जाओ बस। 304 नगर पालिका या उसके अधिकारियों के विरुद्ध वाद, इसमें से एक अच्छा क्वेश्चन, एक या दो अच्छा क्वेश्चन बनता है। कुल मिला के बाद इसमें भैया ये है, आपके अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, कोई भी नगर पालिका के कर्मचारी हो गए, उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है, अपने पद का दुरुपयोग किया है, तो उसके खिलाफ आप क्या लेके आ सकते हो, वाद लेके आ सकते हो, अधिकारियों के विरुद्ध वाद लेके आ सकते हो। अच्छा, इसमें लेकिन एक प्रोसेस दे रखा है, वो भी आपको ध्यान में होगा। जब भी वाद लेके आएंगे तो हम उसको क्या करेंगे, एक लिखित नोटिस देंगे। क्या देंगे मेरे मित्र, लिखित नोटिस देंगे वाद हेतु चाहे गए अनुतोष के खिलाफ, और उसमें स्पष्ट वर्णन करेंगे ये दोष है इसमें। क्लियर है। और जब भी हम उसको नोटिस देंगे उसके बाद 2 माह का समय दिया जाएगा उनको एक्सप्लेनेशन देने के लिए कि साहब बताओ आपका क्या कहना है। नगर पालिका अध्यक्ष हो, चाहे उपाध्यक्ष हो, चाहे उसका अधिकारी हो, कर्मचारी हो, उनको ये दिया जाएगा। अच्छा, ये नोटिस है क्या ऑफिस में दिया जाएगा या उनके घर पे दिया जाएगा, दोनों जगह दिया जा सकता है, ऑफिस में भी या उनके भवन पे भी, कहीं पर भी नोटिस दिया जाएगा। नहीं है तो चिपका के आ जाओगे, स्पष्ट है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है इसमें और आप ध्यान रखना मेरे मित्र कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जो अचल संपत्ति है, अचल संपत्ति की रिकवरी और उसके हक की मतलब टाइटल की घोषणा के अलावा कोई भी वाद 6 महीने यदि उसको हो गए तो उसके बाद आप इस प्रकार का वाद नहीं लेके आ सकते। क्लियर है। तो जो भी कार्रवाई आपको 6 माह के भीतर ही भीतर करनी पड़ेगी। इसमें माइनस और कर देता हूं, अचल संपत्ति से रिलेटेड
इस पर ये 6 महीने वाला लागू नहीं होता। अचल संपत्ति, अचल संपत्ति का हक मतलब टाइटल और रिकवरी, इनको छोड़कर आपको 6 माह के भीतर भीतर इस प्रकार का इनके खिलाफ, कर्मचारियों के खिलाफ, अधिकारी, अध्यक्ष, इनके खिलाफ वाद लग के आना पड़ेगा। इतनी ही बात है। 305 कतिपय मामलों में सिविल न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा को मंजूर नहीं किया जाना। कुल मिला के बात यह कि सिविल न्यायालय में नहीं जा सकते आप, ठीक है, सिविल न्यायालय में नहीं जा सकते। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, वाद के दौरान, जब प्रोसिक्यूशन चल रहा है नगर पालिका में, उस दौरान आप सिविल न्यायालय नहीं जा सकते। एक बार जो डिसीजन आ जाएगा उसके बाद जाओ। 306 समझौता करने की शक्ति किसको दे रखी है, नगर पालिका में दे रखी है। इसको बोलते हैं कंपाउंड या प्रशमन। कंपाउंड करने की शक्ति, इतनी सी बात है। समझौता करने की शक्ति भी होती है। 307 नगर पालिका विलकों को साबित करने की रीति। इसमें मेरे मित्र, जैसे आपको नगर पालिका से कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप उसको वेरीफाइड करवा लो किसी भी वहाँ के प्राधिकृत व्यक्ति से, वहाँ के अभिरक्षक से, वो साइन कर देगा तो साक्ष्य के रूप में या मूल दस्तावेज के रूप में भी अभिलेख जो है नगर पालिका के वैलिड माने जाएंगे, मतलब साक्ष्य के रूप में ग्रहण करे जाएंगे, और इनको भी जो मूल दस्तावेज है उसी के समान माना जाएगा। 308 दस्तावेज प्रस्तुत करने के नगर पालिका के कर्मचारियों को संबंध करने पर निर्बंधन। कहने की बात यह है कि ए और बी लड़ रहे हैं, इनके आपस में कोई वाद है, कोर्ट चले गए, तो कोर्ट जो है नगर पालिका को नहीं कह सकता कि भैया कागज लेके आओ। ये जिम्मेदारी किन की होगी, ए और बी की ही जिम्मेदारी होगी कि नगर पालिका से जाके कागज लेके आओ। कोर्ट इनको सीधे नहीं कह सकते। ऐसे तो रोज नगर पालिका पे केस होते चले जाएंगे, रोज कागज खाकर लिए ले डालेगी ये। अध्याय 15 नियंत्रण, ये अंतिम है अपना, ये देख लेते हैं मेरे मित्र। अध्याय 14 नियंत्रण। कंट्रोल 309 से 327, 309 से 327। इसमें भी ना कोई ज़्यादा विशेष ऐसा कोई गूढ़ बातें नहीं है। अब जितने भी आपके बचे हैं ना, बड़े आनंददायक सेक्शन बचे हैं। अब देखो 309 क्या कहता है, निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक की नियुक्ति और शक्तियां कौन तय करेगा। बिल्कुल आपको सही बताए, राज्य सरकार, ठीक है, राज्य सरकार ही करेगी इन सब की, निर्देश देना, नियुक्त करना, और इनके अधिकार जो हैं वो भी राज्य सरकार देगी, और इस अधिनियम के अनुसार फिर ये अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। क्लियर है। अब देखो ये जो बच गए ना, उप निदेशक और सहायक निदेशक, जितने भी अन्य नियुक्त अधिकारी हैं निदेशक के अलावा, इनकी कृत्य और शक्तियों का, अधिकारिता का निर्धारण कौन करेगा। अधिकारिता का निर्धारण, ध्यान रखना, शक्तियों का निदेशक साहब करेंगे। ये एक पॉइंट का ध्यान रखना विशेष रूप से। चलाएंगे, बाकी शुरुआत में कौन करेगा, नियुक्ति वगैरह सब कुछ राज्य सरकार के माध्यम से होगी। 310 निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण करने की शक्ति राज्य सरकार या उसके द्वारा नियुक्त कोई प्राधिकृत अधिकारी को ये शक्तियां होंगी निरीक्षण करने या करवाने की। 311 नगर पालिका के कार्यालयों का निरीक्षण करने की शक्ति। बड़ा ये है ना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस ये क्लैरिफिकेशन करने के लिए ये दिया हुआ है। क्लियर है। कार्यालय का 311 नगर पालिका के कार्यालय का निरीक्षण करने की शक्ति। एक मिनट मेरे मित्र, हाँ, इसमें वो एक पॉइंट ध्यान कर लेना कि जो भी राज्य सरकार का अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी होगा, ठीक है, वो अपने शक्तियों का क्या कर सकता है मेरे मित्र, डेलीगेशन कर पाएगा। किस लिए, निरीक्षण और पर्यवेक्षण करने के लिए। जिसको भी डेलीगेशन करेगा उसमें लिखा हुआ है कि वह अधिकारी एसडीएम रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए। ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। उपखंड अधिकारी की रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए। अब देख लो 311 में 11 चक्कर है ही नहीं, वही वाली बात है। राज्य सरकार राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी भी अधिकारी को नगर पालिका कार्यालय का निरीक्षण करने की शक्ति होगी। 12 नगर पालिका के आदेश आदि के निष्पादन को निलंबित करने की शक्ति। ये भी वही राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त या प्राधिकृत अधिकारी की राय में
कोई भी लोक हितकारी यदि इस प्रकार का कोई कार्य लगता है, जनता के लिए हानिकारक लगता है, तो उसको निलंबित करने की शक्ति होगी। सरल बात है। 13, आपात की दशा में असाधारण शक्तियां, जैसे कोरोना इत्यादि आ गया था तो आपात की स्थिति आ गई थी, या और कोई भी इमरजेंसी आ गई तो उससे रिलेटेड बात है। आपात की स्थिति में ध्यान रखना जिला मजिस्ट्रेट का रोल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कलेक्टर साहब आपके इसके अंतर्गत आपात की स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट जो होंगे उस कार्य को करने के लिए व्यवस्था कर सकता है, ये ध्यान रखना। वो नगर पालिका को निर्देश दे सकता है, किसी भी नियुक्त व्यक्ति को उसको समुचित पारिश्रमिक भुगतान करने के लिए कह सकता है। स्पष्ट है, इतनी सी बात है। जिला मजिस्ट्रेट इसमें निर्देश देगा। 314, आपात समय में नगर पालिका द्वारा कर्मचारियों के लिए सरकार की अध्य अपेक्षाओं का अनुपालन, मतलब जैसे भी सरकार की अपेक्षा है कर्मचारियों से कार्य करने के लिए उस समय में वो आपको करनी पड़ेगी। जैसे कि अकाल हो गया, युद्ध हो गया, भुखमरी हो गई, कोई खतरनाक रोग हो गया, बाढ़ इत्यादि का समय हो गया, या जैसे भी कुंभ का मेला लगा था, तो राज्य सरकार साधारण रूप में या विशेष रूप से स्पेशली इस निमित्त जो भी आदेश देंगे आपको करने पड़ेंगे। 315, सार्वजनिक संकल्पों के निष्पादन के लिए अभिकरण एजेंसी। अब देखो इसमें क्या है कि कई बार हमें जैसे कचरा उठा रहे हैं तो नगर पालिका के कचरा उठाने का काम किसको दे रखा है? एजेंसी को दे रखा है। क्लियर है? तो कोई पेशेवर कौशल के लिए हम एजेंसी हायर कर सकते हैं ना, बस इतनी सी बात है। पेशेवर कौशल के लिए एजेंसी, इस एजेंसी को हायर करेंगे, इस एजेंसी को भुगतान करेंगे, ये सारा, और ये होगा नगर पालिका के सुपरविजन में काम करेगी और इसके कामों के लिए नगर पालिका भुगतान करेगी। 316, राज्य सरकार द्वारा निष्पादित संकर्मों के संबंध में विशेष उपबंध। अब देखो कंफ्यूज मत होना, निष्पादन के लिए एजेंसी की बात कर रहा है और ये निष्पादित संकर्मों के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में बात कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी इस प्रकार का स्पेशल प्रोविजन यदि स्टेट गवर्नमेंट करती है तो वो क्या करेगी? नगर पालिका से परामर्श करने की बात करेगी। वैसे तो लेती है, जज जाएगी तो सीधे भी कर सकती है, लेकिन लिखा हुआ है एक्ट के सेक्शन में, तो ध्यान कर लेना। तो क्या माना जाएगा? वह कार्य करना विधिपूर्ण माना जाएगा। तो ध्यान रखना, राज्य सरकार किसी भी समय नगर पालिका से परामर्श करने के पश्चात जो भी कार्य हैं, जो मैं अभी 2-4 कार्य हैं आपके साथ चर्चा करूंगा, उनको करना विधिपूर्ण होगा। क्लियर? जैसे नगर पालिका की सीमा में या उसके बाहर उनके निवासियों के स्वास्थ्य के लिए, सुरक्षा के लिए, ठीक है, जो भी आप कार्य करते हैं वह राज्य सरकार के माध्यम से अगर यदि करवाते हैं आप तो वह विधिपूर्ण मानी जाएगी। स्पष्ट है? और किसी भी चीज़ का मैनेजमेंट हो गया या मेंटेनेंस हो गई, पूर्णतः या आंशिक रूप से आप नगर पालिका को सौंप सकते हैं, नगर पालिका उसके लिए मना नहीं कर सकता। अब देखो कई बार इस प्रकार के जो कार्य है ना, जब भी राज्य सरकार कराएगी तो इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना, राज्य सरकार जो ये अपना खर्चा वसूली करेगी, कोई भी मेंटेनेंस या रख रखाव यदि राज्य सरकार के माध्यम से कोई स्पेशल प्रोविजन वर्क के किया जाता है तो ध्यान रखना, राज्य सरकार क्या कर सकती है? निर्धारित, ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मेंशन कर रहा हूं, निर्धारित ब्याज की दर के अनुसार नगर पालिका निधि से वसूल किया जाएगा। एग्जामिनर क्या करेगा? एग्जामिनर मेरे मित्र नगर पालिका निधि की जगह क्या कर देगा? राज्य सरकार का संचित निधि कर देगा। तो ध्यान रखना, आपको लगेगा विशेष उपबंध हम राज्य सरकार के माध्यम से कर रहे हैं तो इस प्रकार का मेंटेनेंस और खर्चा भी कौन करेगा? राज्य सरकार के माध्यम से होगा? नहीं, ये ध्यान रखना, इस प्रकार का जो भी आप पूंजी लागत लगाएंगे, उसका प्रबंध करेंगे या मेंटेनेंस करेंगे, राज्य सरकार द्वारा जो भी निर्धारित ब्याज की दर होगी उसके अनुसार नगर पालिका निधि से ही वसूल किया जाएगा। अगला सेक्शन देख लेते हैं मेरे मित्र, 317, नगर पालिका मामलों की सरकार द्वारा जांच। अब देखो इसमें एक बात का ध्यान रखना, कौन से मामले? वही मामले जिनके लिए आपको राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है, अनुमति लेनी पड़ती है। ऐसे मामलों के लिए राज्य सरकार द्वारा जो भी प्राधिकृत अधिकारी होगा ऐसे मामलों की जांच कर सकेगा जिनकी अनुमति आप लोगों ने राज्य सरकार से ली है। अब देखो इसमें
अपने सिविल प्रोसीजर कोड 1908, अब तो बेसिकली इसमें चेंजेस हो गए हैं, पर इसकी आपको शक्तियाँ होती है जांच अधिकारी को कि आपको आपके पास जो साक्ष्य हैं उनके साथ हाजिर होने के लिए आपको सम्मन कर सकता है, दस्तावेज मंगा सकता है आपसे, शपथ पत्र पर आपसे आपके साक्ष्य को ग्रहण कर सकता है, ठीक है। और साक्ष्यों की परीक्षा के लिए वो कमीशन जारी कर सकता है, ये प्रकटीकरण निरीक्षीकरण कर सकता है। सीपीसी की 1908 की भी शक्तियाँ इस जांच अधिकारी को प्राप्त होती है, जो भी राज्य सरकार उसको तय करता है जांच के लिए। सम्मन पर बुला सकता है उसको, डॉक्यूमेंट सारे मंगा सकता है, ये बात ध्यान रखना। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात का ध्यान रखना कि जो सम्मन आप कर रहे हो ना, तो राज्य की सीमाओं के अंतर्गत ही आप उसको बुला सकते हो, राज्य की सीमाओं के बाहर की आपको ताकत नहीं होगी। मतलब कॉमन सेंस की बात है, फिर भी ये लाइन दे रखी है, इसलिए आपके साथ बता रहा हूँ। अब इसमें मेरे मित्र एक बात और ध्यान करना, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात क्या थी, वो भी अच्छा प्रश्न बनता है कि जैसे साक्ष्य वगैरह के लिए सम्मन करके आपने किसी को बुलाया एकत्रित करने के लिए, किसी कर्मचारी अधिकारी किसी को बुलाया, तो ध्यान करना कि वो आने पर जो भी उसका खर्चा इत्यादि होगा, तो उस खर्चे का भुगतान राज्य सरकार करेगी। और लेकिन कितना करेगी ये इसके विवेक पर डिपेंड करता है। किसके? राज्य सरकार विवेक पे डिपेंड करता है। हेलीकॉप्टर पकड़ के आ गए, हवाई जहाज पकड़ के आ गए, ऐसे नहीं। देख लेंगे भाई बस का खर्चा कितना होता है, या कितने भी मामूली जो लगेगा भैया ट्रांसपोर्टेशन में, कम्यूटेबल में, वो खर्चा आपको दे देंगे। ये किस पे डिपेंड करेगा? राज्य सरकार पे करेगा, लेकिन खर्चा देती है। इंपॉर्टेंट बात ये है। अच्छा, इसमें एक बात और जोड़ लेना, 15% प्रतिवर्ष इस पर क्या होता है, खर्चों पर ब्याज दर भी लगता है, और वो भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूली होती है, क्योंकि मेंटेन तो करना पड़ेगा ना खर्चा। तो ये ध्यान रखना, खर्चा देती है और 15% की दर से, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, बस मैक्सिमम 15% से अधिक नहीं होना चाहिए ब्याज की दर। इस ब्याज की दर के अनुसार नगरपालिका निधि से पैसा वसूल किया जाएगा। अगला 318, कर्मचारी वर्ग के नियोजन में अफवाह को रोकने की सरकार की शक्ति। सिंपल बात है कि राज्य सरकार ने कह दी इसमें इतना खर्चा होना चाहिए, अफवाह मत करो, तो राज्य सरकार गाइडलाइन दे देगी आपको, फिर उसी हिसाब से खर्चा करना पड़ेगा। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और क्या दे रखी है 318 में, कि सपोज करो मुख्य नगरपालिका अधिकारी नहीं है आपके, वहाँ पे ट्रांसफर हो गया या अपॉइंट नहीं हुआ, तो उस समय पर 273 जो अपना सेक्शन है, वो ये समस्त ऐसी शक्ति डेलीगेट करने की ताकत देता है राज्य सरकार को, जो नगरपालिका का सदस्य है या जो अध्यक्ष है या उपाध्यक्ष है, ठीक है ना, राज्य सरकार उसको क्या कर सकती है, डेलीगेट कर सकती है कार्य संचालन के लिए जो जो आपको ताकत चाहिए। क्लियर है? और उसमें ये ध्यान रखना, अंडर सेक्शन 273 में जो भी निर्देश या समस्त उसमें जो भी शक्ति हैं, राज्य सरकार नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर पालिका के सदस्य, ठीक है, राज्य सरकार उचित समझेगी वह ताकत उनको प्रत्यायोजित कर पाएगी। 319, नगर पालिका द्वारा कर्तव्यों के अनुपालन में व्यतिक्रम करने पर अनुपालना की व्यवस्था करने की सरकार की शक्ति। व्यतिक्रम मतलब डिफॉल्ट कर दिया है आपने, नगर पालिका के जो भी कर्तव्य आपको करने थे वो आपने नहीं किए, जो जो आपके ड्यूटीज थी उसमें अगर आपने डिफॉल्ट किया है तो उसमें क्या किया जाएगा, ये कहने की बात है। ये सेक्शन बस ये करेगी, राज्य सरकार क्या करेगी, उसमें जांच करवा लेगी। पहली चीज तो क्या करवा लेगी मेरे मित्र, जांच करा लेगी। अब इसमें जैसे कि आपने कोई काम नहीं किया पर्टिकुलर टाइम में, तो उसकी जगह किसी और व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है नगर पालिका, ठीक है ना। और उसके जो भी व्यक्ति है जिसको भी आपने नियुक्त किया है, उक्त व्यक्ति को आप पारिश्रमिक भी देंगे, फिर उसके लिए एक रेम्यूनरेशन भी तय करेंगे, जो भी उसका व्यय है उसका भुगतान नगर पालिका फिर तुरंत प्रभाव से कर दिया जाएगा। स्पष्ट है? कहने का मतलब ये थी कि आपने तो काम किया नहीं, आपने डिफॉल्ट कर दिया, उसके पश्चात वो काम पूरा कराने के लिए किसी को भी और को अपॉइंट कर सकती है। 320 क्या कहता है, नगर पालिका की स्थापना होने तक उसकी शक्तियों का प्रयोग। कहने का मतलब ये कि जब भी कोई नई नगर पालिका बनी, ठीक है ना, उसका भी पूर्णतः सृजन नहीं हुआ है, मतलब कि सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष इत्यादि नहीं बने हैं, तो उसमें हमें बताइए कि 6 माह का एक तो आपको समय मिलेगा, 6 माह के भीतर भीतर निर्वाचन करवाना पड़ेगा। उससे पहले क्या होगा, वही बात, राज्य सरकार किसी भी अधिकारी को या राज्य सरकार इसके लिए किसी भी प्राधिकृत अधिकारी को नियुक्त कर सकती है, जब तक कि नगर पालिका का सृजन नहीं हुआ है। फिर 6 माह है आपके पास, 6 माह में निर्वाचन करा लो, निर्वाचन करा के जितने भी आपके पद हैं उनको फिर आप भर सकते हो, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और सीएमओ साहब आपकी नौकरी लग जाएगी, फिर वहाँ पर आपको भी पोस्ट मिल जाएगी। अब इसमें बस इतनी सी बात है कि वो जो भी अधिकारी होगा टेम्परेरी टाइम में, वो ऐसी कोई भी कमेटी या कोई भी ऐसा नया कर लेके नहीं आ सकता,
डे टू डे की बस एक्टिविटी चला लेगा। 321 उस व्यक्ति को जिसकी अभिरक्षा में नगर पालिका निधि है सरकारी देयों का संदाय करने का निर्देश देने की सरकार की शक्ति। मतलब कि आपकी नगर पालिका निधि जो भी संभाल रहा है उसमें से अगर आपको कोई पेमेंट करने के लिए राज्य सरकार बोल सकती है। इतनी सी बात है मेरे भाई, इनमें क्या ज़्यादा कुछ है नहीं, लैंग्वेज से सब कुछ क्लियर है। 322 ये भी ठीक सी सेक्शन है। क्षमता न होने या 2/3 से कम निर्वाचित सदस्य होने की दशा में नगर पालिका को विघटित करने की शक्ति। कि आपकी 2/3 से कम है, 2/3 से कम निर्वाचित सदस्य हैं तो क्या कर देंगे, आपकी इस नगर पालिका को राज्य सरकार विघटित कर सकती है। इतनी सी बात है बस, ठीक है। एक पॉइंट तो ये ध्यान रखना, जो ये कह रहा है कि निर्वाचित सदस्य 2/3 से कम है तो भी विघटित कर सकती है। इसमें एक दूसरा पॉइंट भी क्या है ये भी ध्यान रखना कि ये तो रही निर्वाचित वाली बात, और इसको दूसरे शब्दों में भी कहते हैं अपन कि 2/3 से अधिक, 2/3 से अधिक यदि आपकी सीटें ही खाली पड़ी हैं, रिक्त पड़ी हैं, तो भी नगर पालिका को क्या कर सकते हैं, विघटित कर सकते हैं। एक इसमें वर्ड आता है आपके अक्षम, ठीक है। कहता क्या है ये सेक्शन कि आप अपने कार्यों को करने के लिए यदि अक्षम है, ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, अक्षम या असक्षम है, आप बार बार दोषी पाए जा रहे हैं, व्यतिक्रम कर रहे हैं जो भी नगर पालिका के कार्य हैं, तो उस केस में भी नगर पालिका की राज्य सरकार क्या करवा लेता है, जांच करवा लेता है। जांच करवाता है, जांच करवाने के बाद आपको बिल्कुल सही है वो डिफॉल्ट पाया जाता है तो भी नगर पालिका को विघटित किया जा सकता है। अब एक बात का इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उसको आप और ध्यान कर लेना। देखो जो भी इस प्रकार के आरोप हैं उसको राज्य सरकार क्या कराएगी, जांच कराएगी। उन जांचों का बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, लेखबद्ध क्या रहेगा, विवरण तैयार किया जाएगा। फिर उसके लिए एक अभिकरण के पास भेजा जाएगा। अभिकरण से मेरा तात्पर्य एक एजेंसी, कमेटी, कुछ ही कह लो आप। अब इसमें मेरे मित्र क्या होगा, ये कम से कम इसमें मेरे मित्र 2 सदस्य होंगे, ठीक है ना। और इसमें हाँ कम से कम 2 ही सदस्य होंगे, कम से कम 2 सदस्य, एटलीस्ट 2 सदस्य तो होंगे ही होंगे इस प्रकार के अभिकरण में। वो क्या करेगी मेरे मित्र, इसकी जांच करेगी। तो एक तो अध्यक्ष हो गया और 2 सदस्य हो गए, तो टोटल 3 मेंबर की कमेटी हो गई। ये क्या करेगी, उन आरोपों की जांच करेगी। जांच यदि पाई गई पॉजिटिव तो फिर क्या कर दिया जाएगा, आपकी नगर पालिका विघटित कर दी जाएगी। 323 नगर पालिका तथा एक या अधिक स्थानीय प्राधिकारियों के बीच में विवाद, आपस में लड़ बड़े तो कौन आएगा भैया सुलटाने के लिए। देखो नगर पालिका है या उस जिले की पंचायत है, आपस में लड़ बढ़ लिए तो बीच में कौन आएगा, कलेक्टर आएगा। कलेक्टर संज्ञान लेगा और उस विवाद का समाधान करने का प्रयास करेगा। इसके अलावा अन्य सभी मामले डीसी से मेरा क्या आशय है, संभागीय आयुक्त करेगा। इसमें बनते हैं कई अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसी बात भी नहीं है, कई ठीक क्वेश्चन इसमें बनते हैं, बस ये यही कहता है। 324 नगर पालिका और नगर सुधार न्यास नगर विकास प्राधिकरण या किसी अन्य कानूनी बोर्ड के बीच, जैसे जेडीए है, नगर पालिका है, यहाँ के कोई अपना हाउसिंग बोर्ड है, यही आपस में लड़ भिड़ लिए तो इनके बीच में विवाद हो गया तो कौन सुलटारा करेगा। इसमें बड़ी सिंपल सी बात है कि राज्य सरकार क्या करेगा, इनको गाइडलाइन देगा, ठीक है ना। और जो भी राज्य सरकार इसमें निश्चय करेगा वह निश्चय या वह विनिश्चय अंतिम माना जाएगा। यहाँ पे कलेक्टर साहब नहीं आएंगे, यहाँ पे राज्य सरकार करके देगा। स्पष्ट है, यही लाइन लिखिए। बाकी फिर मैं कह रहा हूँ पीएचडी मत करना, राज्य सरकार बस। किसको, किस कर्मचारी को, अधिकारी को भेज रहा है, कलेक्टर क्यों नहीं कर रहा है, इन सब बातों में नहीं जाने का समय भी नहीं है। 325 सरकार की नगर पालिकाओं की उप विधियों नियमों को रद्द या उपांतरण करने की शक्ति। इसमें कोई दिक्कत है क्या, राज्य सरकार नगर पालिका द्वारा जारी कोई भी नियम को क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है और उसको गैजेट नोटिफिकेशन राजपत्र में अधिसूचित करना पड़ेगा।
और इसको ध्यान रखना, किसी भी विधि को पूर्णतः या भागतः, ये कीवर्ड भी ध्यान रखना, पूरा भी कर सकता है और उसका कोई भाग को भी रूपांतरित कर सकता है। 26 सरकार द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन, डेलीगेशन ऑफ पावर्स। सरकार द्वारा अपन ने शक्तियों के प्रत्यायोजन में ये सेक्शंस मेरे मित्र ध्यान कर लेना, जैसे 3, 6, 7, 67, 94, 102, 3, 7 और आपके 11, 42, 111, 42, 397, 297, 18, 22, 25, 37, 39 और ये हो गया 40। ये कुल मिला के लगभग 17 सेक्शन है मेरे मित्र। यह सेक्शन और अपील अधिकारी, इनको छोड़ के राज्य सरकार क्या कर सकती है, अपने पावर्स को डेलीगेट कर सकती है। जैसे प्रमुख हो गए ना, विघटित करना, कोई सुपरविजन के लिए तय करना, जांच करना, अपील अधिकारी नियुक्त करना, इनका डेलीगेशन नहीं होगा। जो पर्टिकुलर सेक्शंस है और अपील अधिकारी, इनको छोड़ के राज्य सरकार क्या कर सकती है, अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजन कर सकती है। इतनी सी बात ध्यान रखना मेरे मित्र। नेक्स्ट है दोस्त 327 अभिलेख मंगवाने की शक्ति। कहने का मतलब ये कि राज्य सरकार द्वारा कोई भी प्राधिकृत अधिकारी है, वह अधिकारी नगर पालिका का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, कर्मचारी, किससे भी डॉक्यूमेंट, जो भी आदेश हैं, आपके संकल्प हैं, उनको जांच करने के लिए, उनकी शुद्धता, वैधता और औचित्यता जानने के लिए अभिलेख मंगवा सकता है। शुद्धता, वैधता और औचित्य, ये तीनों चीजों की जानकारी के लिए, जांच के लिए अभिलेख मंगा सकता है। इतनी सी बात है। अच्छा, इसमें एक बात की और ध्यान रखना, आपने जांच किया, जांच करने के बाद जो भी राज्य सरकार का जो प्राधिकृत अधिकारी था, हाँ, उसने कुछ गलत पाया या उसको उसमें कुछ चेंज करना था, तो राज्य सरकार का जो ये प्राधिकृत अधिकारी होगा, इसमें आदेश के जो भी संकल्प है उसको विखंडित कर सकता है और एक शब्द काम में लिया है, चेंज कर सकता है, जो भी ऑर्डर है आपका उसको विखंडित कर सकता है, उसमें बदलाव कर सकता है, मतलब उपांतरण कर सकता है। एक होता है रिपील या उलट सकता है, जो भी आपने ऑर्डर किया उसको उलट सकता है वह अधिकारी। क्लियर है? और ये आदेश अंतिम और नगर पालिका पर बाध्यकारी होगा। ये और इम्पोर्टेंट बात है। अंतिम और बाध्यकारी होगा। चलो मित्र, अपने 327 तक के अपने जितने भी रिवीजन के लिए सेक्शन थे ऑलमोस्ट अपन ने पूरे कर लिए। अब एक बात का ध्यान रखना मित्र, कोशिश तो अपन ने करी थी कि जितनी जल्दी हो सभी सेक्शंस के जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं आपके साथ में डिस्कस कर लूँ। अब देखो क्या होता है, बार बार पढ़ते पढ़ते आपको भी मोनोटोनस हो जाता है, बोरियत हो जाती है। तो क्या करना, अपने ये जितने भी वीडियोस हैं इससे रिलेटेड रिवीजन के, उनको लगा लेना, 2x पे चला लेना और फटाफट क्या कर लेना, रिवीजन कर लेना। और किसी भी प्रकार की आपकी कोई भी समस्या हो तो अपना इसमें व्हाट्सएप नंबर है, उसमें मैसेज छोड़ देना, मैं आपके साथ संपर्क कर लूँगा। चलो मेरे मित्र, आप सभी को शुभकामनाएं और राम राम।